इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। पर इससे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। एक साइंटिस्ट थे एंटोनियो लवेशर नाम के। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा साइंटिस्ट के बारे में, जो कि नाम था एंटोनियो लवेशर। उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में भी रखना ही है। जितना मास रिएक्टेंट में रहता है उतना मास प्रोडक्ट में रहेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल रहेगा ऑलवेज, हमेशा के लिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मास नेवर बी neither created nor be destroyed, it only transfer from one energy to another energy। ठीक है, क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास हमेशा सेम रहेगा। मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, उसे सिर्फ एक फॉर्म से अलग दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट मींस मास ऑफ, तो इसके चलते मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। हम इसी रूल को फॉलो करने के लिए हम ये बैलेंसिंग का फंडा अपनाते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्या अभी होता है, अभी थोड़ा सा डाउट और भी होगा। ठीक है, तो हम लोग बैलेंसिंग ये ऐसे करते हैं, मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में रहते हैं उतने ही हमको एटम नंबर ऑफ एटम हमें प्रोडक्ट में भी रखना है। इसी को हम इसी को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंसिंग अपनाना पड़ता है। बैलेंसिंग का फंडा हमें पढ़ाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में ए प्लस बी रिएक्शन हुआ, निकला क्या, ए बी। ठीक है, ए प्लस बी का रिएक्शन हुआ, ए बी आया। ठीक है, अब इसमें क्या मीन्स बैलेंसिंग का फंडा कैसे आया, यहाँ से समझिए आप लोग। जैसे कि अगर मीन्स ये बैलेंसिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट में रहेगा उतना मास प्रोडक्ट में रहेगा। अगर यहाँ पे 5 किलो है, 5 केजी है, तो यहाँ पे 5 केजी रहेगा। तो अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर 10 एटम है टोटल मिला के, 10 एटम है, 5 एटम अगर ए के हैं और 5 एटम अगर बी के हैं, तो यहाँ पे भी 5 एटम ए के 5 एटम बी के होने चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसी को वैलिड बनाने के लिए हम लोग बैलेंसिंग का रूल अपनाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गए हमारे एग्जाम में, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू ये लिखते हैं। क्वेश्चन आ गया अगर, व्हाई वी डू नीड टू बैलेंस a chemical equation। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप मीन्स इसका आंसर क्या रहेगा, टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सा इतना सा ही आंसर है, टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू follow, we need to balance the chemical equation because to follow the rule of law of conservation of mass। ठीक है, बस इतना सो। अब हम लोग सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है। गाइस, बैलेंसिंग एक बड़ा फंडा हो जाता है इस चैप्टर में। हम उसको एक अच्छे से ओवरव्यू के साथ एक नए लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पर एक बार बैलेंसिंग का एक सीख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं बैलेंसिंग कैसे की जाती है। हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं Fe प्लस H2O, इनका रिएक्शन कराया गया, हुआ क्या, Fe3O4 प्लस
H2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करना है, जैसे कि देखें ये पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पे आयरन का एक एटम है, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। अब लेकिन इधर इस साइड देखेंगे, अगर प्रोडक्ट में देखेंगे आयरन का 3 है, 3 है 3, ठीक है। Fe3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ 1 एटम है, मीन्स बैलेंस नहीं है। और देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है, बैलेंस है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन के 4 है, अनबैलेंस है, ठीक है, बैलेंस नहीं है। तो हम कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा आपको बैलेंस करना आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आया तो हम मेरा एक नया लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें मैं सेपरेट आउट बताऊंगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बेसिक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे बैलेंस करना है। आप लोग को करना क्या है, सिंपली लिख लेना है। आप लोग को करना क्या है, बस एक एक अल्फाबेट लिख लेना है। यहाँ पे ए लिख लेना, A B C, यहाँ पे D, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं A इक्वल टू C कितना है, 3 है, 3C इक्वल टू 3C, A इक्वल टू 3C। 3C कैसे आया, क्योंकि आयरन जो है वो C से मैंने रिप्रेजेंट किया, और C जो है 3 है, ठीक है, E इक्वल टू 3C। और वैसे B जो B है वो B इक्वल टू यहाँ पे 2B है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हम हाइड्रोजन के यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2B इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, 2D, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है और D है, 2D, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम B इक्वल टू D, ठीक है। अब देखेंगे ऑक्सीजन के लिए एक B है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे B इक्वल टू, इधर देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, C है, मैंने C से रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन को, ठीक है। मान लें पूरा कंपाउंड C से मैंने रिप्रेजेंट किया है, C है लेकिन ऑक्सीजन 4 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 4C, ठीक है। अब हम लोग करना क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम पास 3 क्वेश्चन आ गए। अब किन्हीं एक को हमें 1 मानना है, मान लो कि हम C को 1 मानते हैं, लेट C इक्वल टू 1। अगर C इक्वल टू 1 रख देंगे तो 3 1 3 मीन्स A इक्वल टू 3 आ जाएगा, A इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब A इक्वल टू 3 है, मैंने C लिखा, और इधर देखेंगे मैं C इक्वल टू 1 रखा था, लेट C इक्वल टू 1, अगर मैंने 4 इंटू 1 करा, ठीक, तो 4 आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इधर देखो B इक्वल टू 4, B के कितना है, 4 है, 4 इक्वल टू D मीन्स D भी हमारा 4 हो जाएगा, A भी D भी हमारा 4 हो जाएगा। और भाई आप C कहाँ है, मैंने तो C तो पहले माना, C इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी गाइस, C इक्वल टू 1 नहीं, हाँ C इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ। अब क्या करना है, अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पे मीन्स ए तब हटा दीजिए, ठीक है। आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, मैं बी हटा देता हूँ, सी हटा देता हूँ, डी हटा देता हूँ, ठीक है। ए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। बी कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। डी कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ सी कितना है, 1 है, वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे भी 3 आयरन है, ठीक है। यहाँ पे 3 आयरन है, तो यहाँ पे भी 3 आयरन है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखते कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग का फंडा। अब आगे के टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू मेक अ केमिकल क्वेश्चन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम अपने एक ही इक्वेशन से कितने सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितनी सारा मीन्स बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम एक ही इक्वेशन से निकाल
निकाल सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम सीखेंगे, कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्यों निकालेंगे, ठीक है, वो हम अब समझेंगे। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इम्पॉर्टेंट मीन्स अपनी इक्वेशन को बहुत सारे इंफॉर्मेशन फुल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मीन्स अपनी इक्वेशन को देखते ही हम कितना चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। कैसे बताना है, जैसे कि ए है, जैसे कि ए ने बी से रिएक्ट किया, बनाया क्या, ए बी। अब ए बी क्या है, मीन्स जैसे कि इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है, जैसे कि बी है वो गैस है, बी कोई एलिमेंट है जो कि गैस है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, गैस है जी। क्या करना है अभी बताता हूँ, क्यों करें बस एकदम देखिए, अगर ए सॉलिड है तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने हीट दिया तो हम वहाँ पे नीचे डेल्टा प्लस कर देंगे, या तो यहाँ पे प्लस हीट लिख देंगे। इसी को कहते हैं हाउ टू मेक अ केमिकल इन्फॉर्मेशन मोर इम्पोर्टेंट। अब सोचिए कितनी चीज़ है, क्या क्या हमें करना है, अब वो सब लाइन टू लाइन बता दो, ठीक है। ये तो बस एक एग्जांपल का बता रहा था। ट्राई टू फर्स्टली ट्राई टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना पहले सीख लीजिए आप। रिप्रेजेंट ट्राई टू रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। अब उसके लिए देखो फिजिकल स्टेट मीन्स या एलिमेंट जो है सॉलिड में है, या जो कंपाउंड है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस चीज़ को बता रहा है, मीन्स उसके स्टेट को। अगर सॉलिड हुआ तो उसके बगल में अगर सॉलिड हुआ, क्या हुआ, सॉलिड, तो क्या होगा, हम लिखेंगे एस से, ऐसे ब्रैकेट में करके एस लिख देंगे, ठीक है। अगर लिक्विड हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसे एल स्मॉल एल लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में देंगे। अगर गैस हुआ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, अगर गैस हुआ तो हम लोग ऐसे जी लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो उसको अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है, कैसे, इधर देखिएगा, ये नहीं, ये इस तरीके से अपवर्ड एरो से वो दिखाया जाता है, गैस उड़ती हुई, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में देखा था, हाइड्रोजन गैस था जो वो निकलता है तो उसके बगल में ऐसे एरो निकाल जाता है, मीन्स वो ऊपर उड़ गया, ठीक है। गैस इस तरीके दिखाया जाता है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व मीन्स हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेशन मींस किसी चीज का नीचे बैठ जाना, रिएक्शन होना, कोई सॉलिड चीज जो जाके नीचे जम जाए, बैठ जाए, ठीक है, नीचे जाए, तो उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से, ठीक है, उसको डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर कैटेलिस्टिक, कैटेलिस्टिक स्पेलिंग देख लीजिएगा, कैटेलिस्टिक या कुछ और क्या डायल्यूट एसिडिक नहीं, इसमें इसे नहीं करना है बहुत, ठीक है। टेम्परेचर और कैटेलिस्टिक, ठीक है कोई प्रेशर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, मींस हमारी इक्वेशन में, हमारे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में जो हो रहा है केमिकल इक्वेशन में, उसमें टेम्परेचर अगर मींस टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैटेलिस्टिक को यूज हो रहा है। कैटेलिस्टिक क्या होता है, जो रिएक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं उसको कहते हैं कैटेलिस्टिक, जो चीज जिस चीज से उसको कैटेलिस्टिक कहते हैं, सॉरी कैटेलिस्टिक वहाँ यूज होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर कम किया जा रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे कि रिएक्शन नहीं होता है ए प्लस बी, इधर ए बी, ठीक है, अगर टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेल्सियस रखना है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट अच्छे से कर देता हूँ, जैसे कि ए प्लस बी हुआ क्या, ए बी, अगर हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करना है
तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 डिग्री लिख देंगे, ऐसे 100 डिग्री करके सेल्सियस ऐसे बना देंगे। हम इसे कहते हैं टेम्परेचर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, इनके रिएक्शन के बीच में हमें कैटलिस्टिक यूज करना पड़ा, कौन सा कैटलिस्टिक, कोई जैसे निकल, मान लो कोई निकल एक अच्छा कैटलिस्टिक है, अगर निकल यूज करना पड़ा तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे निकल, ठीक है, ऊपर नहीं साइड वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, निकल, ठीक है। अगर प्रेशर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ है, निकल समझ ना, इसको एड कर देते हैं। अगर हमें प्रेशर रिप्रेजेंट करना हुआ, ठीक है, मीन्स अगर हमें प्रेशर रिप्रेजेंट जैसे 50 Hg हाइड्रोजन, ठीक है, अगर 50 Hg में प्रेशर बढ़ाना हो, उसको भी ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। अगर एसिडिक कंडीशन, अब एसिडिक कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। फिफ्थ, रिप्रेजेंट एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। अगर एसिड मीन्स एसिड जो होता है वो एसिडिक कंडीशन से बताएं तो दो प्रकार के होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होता है, एक कंसंट्रेशन एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेशन एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेशन एसिड, ठीक है, दो होते हैं। अगर डाइल्यूट एसिड हुआ, ठीक है, अगर डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूट एसिड, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो DIL, डाइल से, ठीक है, DIL से और एक डॉट याद कीजिए। अगर कंसंट्रेशन एसिड हुआ, कंसंट्रेशन एसिड हुआ, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो कौन से करना है, कौन से, ठीक है, ऐसे करना है ये। अब ये यहाँ पे एसिड कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे इक्वेशन देख लो, जैसे कोई इक्वेशन है A+B, ठीक है, अगर रिएक्शन हो रहा है AB बन रहा है, अगर A कोई एसिड है या कोई भी, मान लो कि कोई एसिड है, अगर वो डाइल्यूट एसिड है तो उसके बगल में क्या करना है, डाइल्यूट ऐसे लिख देना है, डाइल, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अगर B भी अगर कोई एसिड है, ठीक है, कोई कंसंट्रेशन एसिड, तो यहाँ बगल में कंसंट्रेशन लिख देना है, ठीक। इतने 5 पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करना है, सॉलिड लिक्विड गैस का, इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन से, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर टेंपरेचर कैटलिस्टिक प्रेशर देना है उसको ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको बता दिया गया है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड कंडीशन में, मींस एसिडिक कंडीशन, अगर एसिड हुआ, डाइल्यूट हुआ तो कैसे करना है, DIL से, डाइल से। कंसंट्रेशन एसिड हुआ तो कौन से करना है, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया हाउ टू मेक अ केमिकल इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं गाइस। एग्जांपल के तौर पे एक ही एग्जांपल में कोशिश करेंगे सब समझाने, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा जाए, अब जैसे कि हमें हाँ HCl प्लस N2 गिवन हुआ, क्या आएगा, NH4C। अब इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, इसमें कैसे इंफॉर्मेशन फिल करें, ठीक है। इसको देखिए, HCl क्या है, एक गैस है, ठीक है, उसको पहले हम यहाँ पे एक गैस भी है एक एसिड भी है। HCl एक कंसंट्रेशन एसिड भी है, गैस भी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें सर, तो देखो उसको नीचे मीन्स यहाँ पे अगर गैप होता, मान लो थोड़ा सा दूर लिखता हूँ मैं, ठीक है, HCl। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है डाइल्यूट, और इधर ऐसे करना है, फिर लिख देना है गैस, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं ये NH4Cl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक क्रिस्टल फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, हम उसको ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और बात सुनो, अब हमें इसमें क्या करना है, हीट देना है, मींस जब हीट देंगे तब वो सोडियम अमोनियम क्लोराइड में बदलेगा, तो हमें हीट देना है, तो हम नीचे से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या हो गया, और पता है ये हमारा मींस फिजिकल स्टेट भी हो गया, टेम्परेचर का भी हो गया, डाइल्यूट एसिड का भी हो गया, तो मींस कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन एसिड होता है तो गाइस अब बात करते हैं क्रोजन क्या होता है, ठीक है, मींस क्रोजन और रेसिडिटी हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोजन क्या होता है, क्रोजन
बात करते हैं क्रोजन, ठीक है, क्रोजन क्या होता है। अब क्रोजन और रेंसिडिटी हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, एट लास्ट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोजन क्या होता है, ठीक है। अब क्रोजन एक ऐसा फिनोमेना है, ठीक है, जिसमें मेटल जो है मेटल में रस्ट लग जाता है, ठीक है, मीन्स मेटल सड़ जाता है, मेटल खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है, जैसे कि कोई मेटल मान लो कोई लोहा हुआ, कोई कॉपर हुआ, कोई सिल्वर हुआ, अगर उसको रख दो बाहर, वो एयर के कांटेक्ट में, एयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये टेम्परेचर प्रेजेंट है, इन सब के कांटेक्ट में आते ही उस पर एक लेयर जम जाती है, ठीक है, और उस लेयर से वो डिजॉल्व मीन्स डैमेज होने लगता है, वो जो मेटल होता है वो खत्म होने वाला लगता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं क्रोजन, ठीक है। क्रोजन इज द प्रोसेस in which metal is slowly eaten away by the atmospheric pressure, like as oxygen, moisture, like as oxygen and moisture present in a air, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, क्रोजन इज द प्रोसेस, क्रोजन is a process in which metal are slowly eaten away by atmospheric pressure such as air, such as oxygen, moisture present in a air. Yes. Corrosion is a process in which metal are slowly eaten away by the atmospheric pressure such as oxygen, moisture and temperature present in a air, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से, ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं उस पर एक लेयर जमा लेते हैं जिससे कि हमारा वो क्रोजन अकर हो जाता है, ठीक है, क्रोजन हो जाता है। अब जैसे कि क्रोजन कैसे होता है, आयरन पे हमें से रिएक्शन कोई लिखना हुआ, जैसे आयरन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन मिला प्लस H2O पानी मॉइस्चर मिला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Fe2O3 ठीक है। इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, जब आयरन, जैसे कोई आयरन का मेटल बाहर रखा हुआ है उस पर ऑक्सीजन भी पड़ेगा और जो एयर रहेगा उसमें मॉइस्चर भी रहता है H2O के फॉर्म में, ठीक है, H2O भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O, ठीक है, ये होता है। इसको प्रिसाइजली कहते हैं रस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं रस्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिसाइजली कहते हैं रस्ट, जो कि होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, जो कि होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। Fe2O3.xH2, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट H2, ठीक है, ये हमारा हो जाता है आयरन, मीन्स अगर आयरन रखा गया है, ठीक है। अगर कॉपर की बात करें, अगर कॉपर कोई मेटल है, कॉपर रखा गया, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस H2O के कांटेक्ट में आते ही वो हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CO हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो इसमें चेंज हो जाएगा जो कि ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का हो जाता है। इसी को कहते हैं क्रोजन, ठीक है। मेटल को स्लोली मींस मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज क्रोजन, ठीक। आई होप आपको क्रोजन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि रस्टिंग क्या होती है इसे, ठीक है, रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब रस्टिंग कोई बड़ी चीज नहीं है वैसे। रस्टिंग मींस इतने सारे मेटल हैं, कोई भी मेटल कोरोड हो जाए उसको कोरोजन कहते हैं, पर प्रिसाइजली सिर्फ आयरन ही कोरोड हो, आयरन पे ही जंग लगे उसको कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन precisely known as rusting, corrosion of iron precisely known as rusting। हमने इक्वेशन में देखा था, अभी रिएक्शन अभी फिर से लिख देते हैं, आयरन
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, H2 के कांटेक्ट में आया, रिएक्शन हो गया Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, हाउ टू प्रिवेंट अ मेटल फ्रॉम रस्टिंग, ठीक। अब कुछ प्रिवेंशन मीन्स रस्टिंग तो होती है, पर उसकी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? प्रिवेंशन, कुछ अब प्रिवेंशन देखते हैं फ्रॉम रस्टिंग, अब रस्टिंग के कुछ प्रिवेंशन क्या होते हैं, देखिए। फर्स्ट, आप अपने मेटल को ग्रीसिंग कर सकते हैं, इनेमल लगा सकते हैं उसमें, ठीक है, रस्टिंग से बचने के लिए। अब ग्रीसिंग यूज ग्रीस या इनेमल लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। अब सेकेंड मेथड, आप यूज द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन, यूज द मेथड ऑफ ग्लैवेनाइजेशन। अब ग्लैवेनाइजेशन मेथड क्या होता है? ग्लैवेनाइजेशन मेथड क्या होता है ये है, ठीक। ये फंडा हो गया कि अब कौन सा मेथड है, यूज द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन। अब ग्लैवेनाइजेशन मेथड क्या होता है, जो जिंक होता है, ठीक है, वो जो जिंक होता है वो लो रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। वो जो जिंक होता है वो आयरन से या लो रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो क्या होता है, जिंक की कोटिंग आयरन कर उठती है, जिंक की कोटिंग आयरन कर उठती है, जिससे एयर मॉइस्चर आयरन कांटेक्ट ना आए, जिससे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जिंक वो होता है, क्या कहते हैं, जिंक होता है, उस पर रस्ट हो जाता है, पर वो रस्ट को हटा दिया जाता है, वो हट जाता है, पर आयरन को कुछ नहीं होता, आयरन हमारा सेफ रह जाता है, ठीक है। यूज द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल, ठीक है। इसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग मेथड, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड, हम एल्युमिनियम, क्रोमियम, इन सब का कोटिंग भी यूज कर सकते हैं अपने किसमें, मेटल में। यूज कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम, क्रोमियम, ठीक है, एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। हम लेस रिएक्टिव मेटल्स जो कि रिएक्ट ना करें, मीन्स बाहर के कांटेक्ट में आने के बाद भी रिएक्ट ना करें, और एल्युमिनियम, क्रोमियम जैसे मेटल का कोटिंग अपने मेटल को ऊपर कर देंगे, जिससे हमारा रस्टिंग होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा, वैसे। फिर तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, ठीक है, रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी अब देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। अब हम लोगों ने क्रोजन पढ़ा भी, क्रोजन क्या होता है, मेटल का कोरोड होना क्रोजन होता है, पर रेंसिडिटी कुछ अलग ही है, रेंसिडिटी मीन्स मेटल से रिलेट नहीं करता, रेंसिडिटी रिलेट करता किससे, फूड मटेरियल से, ठीक है। और जैसे कि हमारा कोई फूड है, मीन्स कोई ऑयली फूड है, ठीक है, उसमें ऑयल पड़ा है, ये सब पड़ा है, कुछ देर के लिए उसे रख दो, ठीक है, मीन्स कुछ दिन, समझो एक रात का हो गया, मीन्स एक दिन का हो गया, ठीक है। अगले दिन आप उसमें देखोगे कि उसमें एक बैड स्मेल आ जाती है, ठीक है, बैड स्मेल आ जाती है, कुछ उसका टेस्ट भी टेस्टलेस हो जाता है, उसका टेस्ट, ठीक है, उसे वो कहते हैं रेंसिडिटी। किस वजह से होता है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीजन जो बाहर होती है उससे कांटेक्ट में आने से वो हमारा रेंसिडिटी प्रोसेस अकर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं रेंसिडिटी। एक मेरे पास नोट्स भी है, उसमें देखकर आपको हम अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट इन अ फूड प्रेजेंट इन अ फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट, मीन्स ऐसा प्रोसेस है जो कि फूड में
ऑयल फैट जो प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस अकर होती है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, इट इज अ प्रोसेस in which oxidation occur in oily food material. This process is known as rancidity. Okay, rancidity. It is a process in which oxidation occur in oily food material. This process is known as rancidity. ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हाउ टू प्रिवेंट rancidity. ठीक है, अब उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट rancidity. How to prevent rancidity. How to prevent rancidity. ये हमारा लास्ट टॉपिक होना है, इसके बाद हमारा चैप्टर होने वाला है एंड, चैप्टर का एंड होने वाला है इस rancidity. ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट rancidity. अब हम rancidity से अपने फूड को प्रिवेंट करने के लिए इन 5 मेथड का यूज कर सकते हैं जो कि हमारे बुक में, क्लास 1 की बुक में गिवन है। ठीक है, पहला क्या है, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयरलाइट कंटेनर. हम एयरलाइट कंटेनर में अपने फूड मटेरियल को रख सकते हैं। दूसरा मेथड, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर. हम अपने फूड को फ्रिज में रख सकते हैं लो टेम्परेचर करके, ठीक है, जिससे हमारा फूड रस्टिंग होने से, रेसिडिटी होने से बच जाएगा। ठीक है, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल लाइक पोटैटो वेफर etc. हम अपने फूड मटेरियल को पैकेट में पैक कर सकते हैं, जैसे कि वेफर हो गया हमारे, ये सब वेफर जो फूड है हम इनको पैकेट में पैक कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जो वेफर का पैकेट होता है जिसमें वो होते हैं चिप्स होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रहती है जिसकी वजह से रेसिडिटी वहाँ पे नहीं अकर होती है। ठीक है, अब अवॉइडिंग कीपिंग द कुक्ड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट. हम अपने बनाए हुए खाने को या कोई फूड मटेरियल को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आने दें। ठीक है, पांचवा एट लास्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मींस उसमें हम अपने फूड मटेरियल को रेसिडिटी होने से कैसे बचा सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके. एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मींस हमारे बुक में 2 एग्जांपल गिवन है एंटीऑक्सीडेंट की. ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचाता है हमारे फूड मटेरियल को. वो क्या है, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल ट्राइसोल. ठीक है, BHA BHT. ठीक है, यहाँ पे कैसे हमारा होता है चैप्टर फिनिश. एट लास्ट हमारा ये जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये यहाँ पे फिनिश हो गया. ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी ऐसे ही